गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना अध्याय 12 चल रहा था जिसके कुछ न्यूमेरिकल हमने किए थे। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल और अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी व्यतिकरण में व्यतिकरण प्रयोग में किसी व्यतिकरण प्रयोग में आई तथा 4i तीव्रताओं के स्रोत का उपयोग किया जाता है। किसी व्यतिकरण प्रयोग में i तथा 4i तीव्रताओं के दो स्रोत का उपयोग किया जाता है। उन बिंदुओं पर तीव्रताएं ज्ञात कीजिए। तीव्रता ज्ञात कीजिए। उन बिंदुओं पर तीव्रता ज्ञात कीजिए जिनके लिए तरंगों के मध्य निम्न है। तो पहला भाग दे रखा है शून्य, कलांतर क्या लेना है? पहला भाग लेना है, कलांतर लेना है फाई का मान अर्थात शून्य। दूसरा भाग दे रखा है फाई का मान π/2 और तीसरा भाग दे रखा है फाई का मान अर्थात कलांतर का मान लेना है पाई। तो क्या कह रहा है, किसी व्यतिकरण प्रयोग में i तथा 4i तीव्रता के स्रोत का उपयोग किया जाता है। उन बिंदुओं पर तीव्रता ज्ञात कीजिए जिनके लिए तरंगों के मध्य कलांतर निम्न है। तो आपको परिणामी तीव्रता सूत्र बताया था। तो सबसे पहले आंसर में क्या लिखते हैं वो देखिए कि एक तो i1 का मान दे रखा है i और i2 का मान दे रखा है 4i। ठीक है, अब अलग अलग कंडीशन में तो इसका पहला भाग हल करते हैं। पहला भाग क्या दे रखा है, कलांतर का मान लेना 0। तो परिणामी तीव्रता सूत्र से तो परिणामी तीव्रता सूत्र क्या कहता है, I बराबर i1 प्लस 2√i1√i2 कोस फाई का मान क्या रख दें 0। पहले कोस फाई लिख देते हैं प्लस i2। कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि फाई की वैल्यू क्या दे रखी है 0 डिग्री दे रखी है। कितनी दे रखी है 0 डिग्री। इसलिए आगे हल करते हैं। तो i बराबर i1 का मान रख देते हैं। i1 का मान क्या है आपके पास i है, ठीक है ना। तो i1 की वैल्यू रखते हैं i प्लस 2√i1 के स्थान पर रखेंगे i और √i2 का मान क्या है 4i, तो √4i। ठीक है, कोस 0 प्लस i2 की वैल्यू क्या है 4i। कोई दिक्कत नहीं है, हल करते हैं। i बराबर, या इसको लिख देते हैं i मैक्सिमम लिख देते हैं, ठीक है ना। कैंसिल कर दो, समस्या हो जाएगी। i प्लस
अब देखिए अंडरूट आई, पहले तो 4 का रूम निकालते हैं, 2 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, अंडरूट आई को अंडरूट आई से गुणा करेंगे आई, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 4 आई, जोड़ देते हैं आई मैक्सिमम, तो आई और 4 आई 5 आई, 5 और 4 9 आई। तो इस अवस्था में जो परिणामी तीव्रता प्राप्त हुई है वो 9 आई प्राप्त हुई है, ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार अगली कंडीशन लगाते हैं। इस बार कालांतर का मान π/2 लेना है। क्या लेना है? π/2। तो वही परिणामी तीव्रता सूत्र से तो के सेकंड देखते हैं, फाई पहले π/2 लेनी है। तो देखिए परिणामी तीव्रता सूत्र से, परिणामी तीव्रता सूत्र से, तो परिणामी तीव्रता सूत्र क्या कहता है, आई डैश लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, I1 + 2 √I1 √I2 कोस कितना दे रखा फाई का मान π/2 प्लस I2, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू रखते हैं इसमें, साथ में I1 की वैल्यू कितनी थी, पहले तो ये देखिए कोस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो चूंकि कोस π/2 की वैल्यू होती है 0, ठीक है ना। तो अब वैल्यू रखते हैं इसमें, तो वैल्यू रखते हैं आगे, देखिए कैसे हल होगा। I इक्वल I1 के स्थान पर I रखेंगे प्लस 2 अंडरूट, तो I अंडरूट 4I 0 प्लस 4I I बराबर, तो देखिए कितना आ जाएगा, तो I और I 4I और I 5I, I डैश बराबर 5I, और ये क्या हो गया 0 हो गया, तो 5I आंसर आ गया इसका, कितना गया 5I, ठीक है ना। अगली एक और कंडीशन रह गई कि यदि इस कालांतर का मान क्या ले लें, पाई ले लें, तो हल कीजिए, पाई लेकर 2 कंडीशन में बताइए, तीसरी कंडीशन करने की कोशिश कीजिए। तो वापिस कंडीशन नंबर 3 देखते हैं, परिणामी तीव्रता सूत्र से। तो तीसरी कंडीशन क्या है, फाई बराबर पाई, ठीक है। तो परिणामी तीव्रता सूत्र से, परिणामी तीव्रता सूत्र से, तो I डैश इक्वल I1 + 2 √I1 √I2 कोस पाई प्लस I2, तो वैल्यू रखते हैं, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, I1 के स्थान पर I रखना ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो रख देते हैं, इसलिए I डैश इक्वल I1 के स्थान पर I प्लस 2 √I √4I, और कोस पाई की मान वैल्यू है -1 प्लस 4I, कोई दिक्कत नहीं है। और हल करते हैं, तो क्या आएगा, I डैश इक्वल I ऐसा ऐसा, प्लस को माइनस से बना रहे माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, 4 का वर्गमूल 2, 2 को 2 से गुणा करें 4, और √I को √I से गुणा करें I, तो माइनस का 4I आ गया ये, और प्लस का 4I पहले था, प्लस माइनस कैंसिल, I डैश बराबर क्या आ गया I, तो परिणामी तीव्रता I डैश बराबर क्या प्राप्त हुई आपको I। तो इस प्रकार कंडीशन रखकर हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो,
दो छिद्रों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो छिद्रों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। दो छिद्रों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए जो 1 मीटर दूरी पर रखे, जो 1 मीटर दूरी पर रखे 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर पर्दे पर 1 mm अर्थात 1 मिलीमीटर चौड़ाई की फ्रिंज बनाते हैं। 1 mm चौड़ाई की फ्रिंज बनाते हैं। फ्रिंज बनाते हैं जबकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। जबकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो देखिए प्रश्न को रिपीट करते हैं। पहले क्या दे रखा है वापिस देखते हैं। दो छिद्रों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है जो 1 मीटर दूरी पर्दे पर 1 mm चौड़ाई की मिलीमीटर चौड़ाई की क्या बनाते हैं, फ्रिंज बनाते हैं, जबकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो आपको मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, स्लिटों के मध्य की दूरी। तो स्लिटों की मध्य की दूरी को हम लिखते हैं स्मॉल डी द्वारा। जो 1 मीटर दूरी पर रखिए पर्दे पर, तो पर्दे की दूरी रखिए जिसको कैपिटल डी द्वारा लिखते हैं 1 मीटर। 1 mm चौड़ाई की फ्रिंज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 1 mm मिलीमीटर चौड़ाई की फ्रिंज। तो ये फ्रिंज चौड़ाई दे दी आपको, बीटा की वैल्यू दे रखी है 1 mm। तो इसको पहले मीटर में चेंज करते हैं, 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक है। जबकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा द्वारा लिखते हैं, तो लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में बदलते हैं तो 5000 × 10⁻10। तो ये कितना रहेगा? लैम्डा बराबर 5 × 10⁻7। 3 घात कट गई यहाँ से, मीटर। ये आ गया। तो फ्रिंज चौड़ाई की सूत्र की सहायता से आप ये ज्ञात कर सकते हो, क्यों? लैम्डा है, डी है, कैपिटल डी है और बीटा है। तो फ्रिंज चौड़ाई सूत्र से, फ्रिंज चौड़ाई सूत्र से, तो फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र क्या होता है? बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है। तो इसके अनुसार हमें निकालना किसका मान है? स्मॉल डी का। तो बीटा यहाँ पर आ जाएगा, तो स्मॉल डी बराबर क्या आ जाएगा? लैम्डा डी अपॉन बीटा। अब मान रख देते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी थी? 5 × 10⁻7। तो 5 × 10⁻7। कैपिटल डी की 1 मीटर, तो 1। बीटा की वैल्यू क्या दे रखी थी? 1 × 10⁻3। 1 × 10⁻3। हल कर लेते हैं। डी बराबर 5 को 1 से 5 × 10⁻7। 10⁻3 ऊपर जाएगी प्लस की। डी बराबर 5 × 10⁻4। ये मीटर में आ गई। और यदि मीटर में बदलते हैं तो 0.5 mm। ठीक है। तो आपके पास स्मॉल डी का ये मान प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक स्लिट विवर्तन प्रतिरूप में, तो विवर्तन से संबंध दे रखा है। एक स्लिट विवर्तन प्रतिरूप में, एक स्लिट विवर्तन प्रतिरूप में एक स्लिट विवर्तन प्रतिरूप में द्वितीय कोटि की चमकीली फ्रिंज, द्वितीय कोटि की चमकीली फ्रिंज द्वितीय कोटि की चमकीली फ्रिंज केंद्रीय उच्चिष्ट के केंद्र से, केंद्रीय उच्चिष्ट के केंद्र से 1.4 मीटर, केंद्रीय उच्चिष्ट के केंद्र से 1.4 मिलीमीटर दूरी पर है, मिलीमीटर दूरी पर है। पर्दा 0.80 mm, 0.80 mm चौड़ाई, 0.80 mm चौड़ाई की स्लिट से, चौड़ाई की स्लिट से 80 सेमी दूरी पर है, 80 सेमी दूरी पर है, 80 सेमी दूरी पर है। तो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक स्लिट विवर्तन प्रतिरूप में द्वितीय कोटि की चमकीली, तो चमकीली होती है वो क्या बनता है, उच्चिष्ट बनता है, और केंद्रीय उच्चिष्ट के केंद्र से 1.4 mm दूरी पर है। जो चमकीली फ्रिंज है उसकी चौड़ाई दे रखी है 1.4 mm, मिलीमीटर। तो मान लीजिए आंसर में हम क्या लिखेंगे, चौड़ाई को लिख रहे हैं y द्वारा, और द्वितीय की है तो द्वितीय के अनुसार क्या लिखेंगे, y2 लिख देते हैं। तो 1.4 mm, तो इसको मिलीमीटर में बदलते हैं, तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.4 mm में रहने दो सभी चीज़ें, सॉरी कर लेते हैं, 1.4 गुणा 10 की घात -3 मीटर, 1.4 गुणा 10 की घात -3 मीटर आ गया। फिर क्या कह रहा है, पर्दा है वो 0.80 mm चौड़ाई की स्लिट, तो चौड़ाई की स्लिट को हम लिखते हैं स्मॉल a द्वारा, ठीक है ना। तो स्मॉल a की वैल्यू दे रखी है आपको 0। तो देखिए उच्चिष्ट क्षेत्र के लिए, उच्चिष्ट क्षेत्र के लिए तो आपने थीटा की वैल्यू प्राप्त की थी, क्या प्राप्त की थी, 2n+1 लैम्डा y अपॉन 2 ये होता है। और इससे संबंध हमने मान निकाला था, तो क्या था, 2a। तो इस प्रकार आपके पास पथ्यांतर आया था। अब पर्दे की दूरी और फ्रिंज की चौड़ाई
पर्दे की दूरी और फ्रिंज चौड़ाई से संबंधित आप थीटा की वैल्यू और ज्ञात कर सकते हो। तो पर्दे में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए, तो इसके लिए आप प्रवणता या साइन से संबंधित मान निकालते हो या टेन से संबंधित मान निकालते हो। तो कैसे निकालेंगे, तो उससे संबंधित आपके पास जो वैल्यू होगी वो होगी थीटा बराबर वाई अपॉन डी। क्या होगी, वाई अपॉन डी। दूसरी है दीप क्षेत्र के लिए देख रहे हैं तो क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये समीकरण एक दूसरे क्या है, तुल्य है। तो इसलिए क्या ले सकते हैं, ये मान लीजिए समीकरण 1 थी, एक करके बता रहा हूँ कैसे आ रहा है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो y2 अपॉन डी इक्वल 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a। तो y2 की वैल्यू याद करेंगे तो 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a, कैपिटल डी कहाँ चला जाएगा, गुणा में। तो देखिए आपकी किताब में डायरेक्ट सूत्र दिया हुआ है, तो ये सूत्र का निर्माण कैसे हुआ है वो मैंने आपको बताया है। तो y2 की वैल्यू इस प्रकार आपके पास प्राप्त हो रही है। अब n, तो n होती है कि भागों की संख्या, समकेला भाग है वो कितने नंबर बन रहा है, तो एकल स्लेट विवर्तन प्रतिरूप में द्वितीय कोटि की, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो n की वैल्यू 2 रखते हैं। तो y2 बराबर, तो कितना जाएगा, 2 से गुणा 4, तो 5 लैम्डा डी अपॉन 2a। तो y2, अब देखते हैं लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या थी आपके पास, लैम्डा ज्ञात करना में तरंग दैर्ध्य है, तो उसके लिए हल करते हैं इसको। और तो हल करेंगे तो लैम्डा की इक्वेशन क्या प्राप्त होगी, लैम्डा y2 इंटू 2a अपॉन 5d या 5d, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। y2 की वैल्यू दे रखी है 1.4 गुणा 10 की घात -3, a की वैल्यू दे रखी है आपको 80 गुणा 10 की घात -5, और d की वैल्यू दे रखी है 80 गुणा 10 की घात -2। ये वैल्यू रखते हैं, तो इतना मान आपको दे रखा है। अब देखिए वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। तो वैल्यू रखते हैं लैम्डा, तो y2 1.4 गुणा 10 की घात -3, ठीक है, फिर इंटू 2a की वैल्यू क्या है, ये रही 80 गुणा 10 की घात -5, 80 गुणा 10 की घात -5, फिर 5 ऐसा डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू क्या है, 80 गुणा 10 की घात -2। सभी वैल्यू रख दी, लैम्डा का मान प्राप्त करते हैं। तो 80 से 80 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। हल करते हैं, और तो 2 को 1.4 से गुणा करेंगे तो कितना गया, 2.8। ठीक है, 10 की घात -3 ये रही, 10 की घात -5 ये रही, 10 की घात -8। अब 10 की घात -8 10 की घात -2 पर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 10 की घात 2 प्लस की हो गई, भाग में 5। और हल करते हैं। तो हल करेंगे तो पहले तो ये आपके पास क्या आएगा, 0.5 बार गया, कितने रह गए, 6 बार चला जाएगा, 10 की घात -6 रह गई। ठीक है, अब देखिए ये तो आ गई आपके पास 0.5 है गुणा 10 की घात -6 मीटर में, और यदि 10 की घात -9 बना दी इसको, ऐसे पॉइंट हटाकर एक 0 लगा देते हैं, 10 की घात -9 हो गई या नहीं हो गई। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है 560 nm, nm का अर्थ होता है नैनोमीटर। ठीक है ना,
तो आपके पास एक वर्णी प्रकाश जो आपतित हुआ था उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी प्राप्त हुई है? 560 एनएम प्राप्त हुई है। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे एक और क्वेश्चन। जो विभेदन से संबंधित है। माउंट पोलर में स्थित हेल माउंट क्वेश्चन देखिए अगला, माउंट पोलमर में स्थित हेल माउंट पोलर में स्थित हेल दूरदर्शी का व्यास 5 मीटर है। कितना है? व्यास दूरदर्शी का 5 मीटर है। 600 एनएम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए 600 एनएम अर्थात नैनोमीटर के प्रकाश के लिए सीमांत विभेदन कोण का मान ज्ञात कीजिए। सीमांत विभेदन कोण का मान ज्ञात कीजिए। विभेदन कोण का मान ज्ञात कीजिए। आंसर। तो पहले प्रश्न वापिस देखते हैं। माउंट पोलर में स्थित हेल दूरदर्शी का व्यास दे रखा है और दूरदर्शी के व्यास को किससे लिखते हैं? कैपिटल डी से। पीछे विभेदन क्षमता मैंने आपको बताया था। तो डी का मान दे दिया आपको 5 मीटर। फिर क्या कह रहा है? 600 एनएम की तरंग दैर्ध्य है। तो आपके पास लेमडा का मान है 600 एनएम अर्थात नैनोमीटर, और इसको तरंग दैर्ध्य में बदलेंगे तो 10 की घात -9 मीटर। 10 की घात -9 मीटर। फिर इसके बाद में आगे देखिए क्या कह रहा है कि विभेदन कोण का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है सीमांत अर्थात न्यूनतम विभेदन कोण का मान थीटा मिनिमम। तो देखिए दूरदर्शी संबंधी विभेदन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। थीटा मिनिमम बराबर क्या बताया था? 1.22 लेमडा अपॉन डी। तो दूरदर्शी विभेदन के लिए सीमांत विभेदन कोण तो थीटा मिनिमम क्या लिखते हैं हम? 1.22 लेमडा अपॉन कैपिटल डी। इसलिए वैल्यू रख दीजिए इसमें। तो 1.22 लेमडा की वैल्यू क्या है? 600। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो? 600 गुणा 10 की घात -9। कैपिटल डी की वैल्यू क्या है? 5। कोई दिक्कत नहीं है। और हल करते हैं तो आपके पास थीटा मिनिमम का मान कितना आ जाएगा? देखिए हल करेंगे। 2 0 ये 2 घात घटा दो यहाँ से और 5 का इसमें भाग दो या पहले गुणा कर देते हैं। तो 1.2 को 6 से तो ये आ गया 1.22 गुणा 6 10 की घात -7 और 5 का भाग देते हैं थीटा मिनिमम। तो 6 दूनी 12 3 और 7.32 आ गया ये गुणा करने पर। अब हल करते हैं तो 5 एकम 5 बच गए कितने? 2 4 बार 3 तो 6 बार गुणा 10 की घात -7 रेडियन। तो
क्या गया 1.46 गुणा 10 की घात -7 रेडियन। ठीक है ना। इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।